नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर को लेकर क्या विवादित बयान दे दिया है, आपको बताएंगे। वहीं सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने के बाद तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर क्या कहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उधर राजस्थान में कांग्रेस के किन दो सिपाहियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की समितियों के गठन को मंजूरी दे दी है। 17 सितंबर को पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर क्या बड़ा होने जा रहा है, इसका भी खुलासा करेंगे। और आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह के अंत में गोदरेज जैसी घटना पेश आ सकती है। गौरतलब है, जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की तैयारियां की जा रही हैं और इसी बीच उद्धव के इस बयान से सियासी पारा गर्मा चुका है। उद्धव ने कहा है कि संभावना है कि उद्घाटन के लिए देश भर से कई हिंदुओं को बुलाया जाएगा और समारोह खत्म होने के बाद लौटते समय वो गोधरा कांड जैसी घटना हो। बीजेपी का कहना यह है कि उद्धव वोट बटोरने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जिनके आशीर्वाद से वो नेता बने और मुख्यमंत्री बने, वो इस तरह की भाषा बोलेंगे। जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है, वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। तो जाहिर है राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। लिहाजा बीजेपी को इसका सियासी फायदा उठाने से रोकने की कोशिश में ठाकरे ने यह बयान दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने के बाद तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक और आपत्तिजनक बयान दे दिया है। उन्होंने बीजेपी की तुलना एक जहरीले सांप से की है और कहा है कि इसे तमिलनाडु से बाहर भगाने की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ उसकी सहयोगी एआईएडीएमके पर भी निशाना साधा है। उदयनिधि ने एआईएडीएमके की तुलना उस कचरे के टीले के साथ की है जो सांपों को आश्रय देने का काम करता है। उन्होंने कहा कि राज्य से इस कचरे को भी साफ करने की जरूरत है। सनातन धर्म पर हुए विवाद को लेकर उदयनिधि ने कहा कि वो भविष्य में भी इस मुद्दे पर बोलना ऐसे ही जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पिछले 100 सालों में सनातन धर्म के खिलाफ आवाजें उठाई जाती रही हैं और वो अगले 200 साल तक इस बात पर बोलना जारी रखेंगे। उदयनिधि के विवादास्पद बयानों पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों में पसोपेश है। सनातन धर्म पर दिए गए उनके बयान पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नपे तुले ढंग से प्रतिक्रिया दी। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले इस मसले का भरपूर लाभ उठा रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। उधर राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पूर्व कांग्रेस नेता ज्योति मिर्धा, सवाई सिंह चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा है। ये दोनों ही जो लीडर हैं बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में दोनों ही नेताओं ने पार्टी में सदस्यता हासिल की है। ज्योति मिर्धा के कांग्रेस में अनदेखी करने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। सुनाते हैं आपको कि ज्योति मिर्धा ने क्या कहा है, जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो पिछले कुछ समय में हम लोग अपनी अपनी बात रखते गए, कभी सुनी जाती थी, कभी नहीं सुनी जाती थी, लेकिन उस दिशा से बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगी थी। तो जो एक एम लेकर के हम शुरू हुए थे कि भाई राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी एक भूमिका निभाना चाहते हैं, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के हित के लिए हो, तो वहां पर अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे कम दिखाई दे रही थी। जो ये मौका यहां मिला है, इसके अंदर अपना पूरा प्रयास लगाऊंगी कि एक मजबूत सरकार राजस्थान में आए, केंद्र में वापस से बीजेपी की सरकार रिपीट हो, हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः देश का नेतृत्व करने का मौका मिले, ताकि भारत और भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सके। और साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं पार्टी ज्वाइन।
जाट बाहुल्य नागौर बेल्ट में जाट वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ज्योति मिर्धा कांग्रेस की कद्दावर नेता नाथुराम मिर्धा की पोती हैं। नाथुराम मिर्धा नागौर से 6 बार सांसद रहे थे। 2009 में नागौर से कांग्रेस के टिकट पर ज्योति मिर्धा सांसद चुनी गई थी। ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी का जाट समुदायों में दबदबा है। ऐसे में दोनों ही नेताओं का चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो जाना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की समितियों के गठन को मंजूरी दी है। कुमारी शैलजा को कोर कमेटी का संयोजक बना दिया गया है। इसमें भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव जैसे कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं चरणदास महंत को चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने संचार समिति और प्रोटोकॉल समिति का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। 17 सितंबर को पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी और इस दौरान 70 जगहों पर 70 मंत्री तैनात रहेंगे। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने भाषण में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। ये योजना समाज के निचले स्तर के कारीगरों के लिए लाई जा रही है, जिसमें मोची, धोबी, बढ़ई आदि को पहले चरण में 5% की दर से 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इस योजना में अगले 5 साल के भीतर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत शिल्पकारों और कामगारों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्हें हर दिन 500 रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी राज्यों में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं। पीएम सबसे पहले एमपी के बीना में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेंगे और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पीएम जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बीच पीएम मोदी का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है 13 सितंबर को, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 21 और मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस की पहली सूची आना अभी भी बाकी है। इसी के साथ चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।